यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। सरपवन में बहुत देर तक चलने के बाद जंगल और भी अधिक अंधकारमय हो गया। आरव ने चारों ओर सावधानी से निगाह डाली तो पाया कि चारों ओर प्राचीन ऊंचे वृक्ष फैले हुए थे जो आकाश तक सीधे उठे थे, और उनकी शाखाएं व पत्तियां आपस में इतनी कसकर उलझी हुई थीं कि कुछ एक स्थानों को छोड़कर सूर्य की किरणें मुश्किल से ही नीचे आ पाती थीं। इस दौरान पेड़ों की टहनियों से कभी कभार कुछ छोटे सांप अचानक हमला कर देते थे, लेकिन ये छोटे सांप उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थे और उनकी टोली ने इनसे बेहद आसानी से निपट लिया। इस दौरान आरव ने कोई लड़ाई नहीं की क्योंकि मीना लगातार उसके साथ चल रही थी। जैसे ही कोई सांप अचानक हमला करता, मीना स्वयं उससे निपट लेती और आरव को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसी कारण सोनू उसे बार बार ताना मारता और उसका मजाक उड़ाता। आरव इस टोली के साथ कुछ घंटों तक चला और उसे स्वतंत्र साधकों और संप्रदाय के शिष्यों की ताकत का एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया। स्वतंत्र साधकों की तुलना में संप्रदाय के शिष्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर था, क्योंकि संप्रदाय के शिष्यों के पास तकनीकें और खजाने जैसे साधन होते हैं, जबकि उसके सामने मौजूद 4 स्वतंत्र साधकों में से यदि सोनू की पीली श्रेणी की निम्न स्तरीय तलवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पास बिना श्रेणी के सामान्य हथियार थे। इसके अलावा उनके पास कोई उपयुक्त युद्ध तकनीक भी नहीं थी और वे अधिकतर केवल शारीरिक बल के भरोसे लड़ते थे। जहां तक सोनू के तिरस्कार और मजाक की बात थी, आरव ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भले ही सोनू मृत्युलोक के 9वें स्तर पर था, लेकिन आरव उसे जरा भी गंभीरता से नहीं लेता था। आरव के अनुसार वह श्रीखंडर जिसे उसने पहले अपंग कर दिया था, वह भी सोनू को हरा सकता था। संप्रदाय के शिष्यों और स्वतंत्र साधकों के बीच का अंतर वाकई बहुत बड़ा था। जैसे जैसे वे सरपवन में और आगे बढ़ते गए, पेड़ों पर रहने वाले सांपों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। अब हर 10-15 कदम पर उन पर अलग अलग प्रकार के सांपों का हमला हो रहा था। मीना ने हाथ में पकड़े खंजर से वार किया जो आरव के सिर के ऊपर से गुजरा, और एक छोटा सांप तुरंत 2 टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर पड़ा। एक ही वार में सांप को मारने के बाद मीना ने आरव के सिर पर हल्की सी चपत मारी और कहा, मैंने कहा था ना कि मेरे पीछे ही चलो। भले ही इस सांप की साधना कम है, पर ये जहरीला है और अगर तुम्हें काट लिया तो काफी मुश्किल हो सकती है। आरव ने नाक खुजाते हुए हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, क्योंकि अगर वह वहीं खड़ा होकर उन सांपों को खुद को काटने भी दे तो वे शायद उसकी त्वचा भी भेद नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस स्त्री की चिंता ने उसके दिल को छू लिया। मात्र संयोग से मिले होने के बावजूद इस महिला ने कई बार उसकी चिंता की थी, जिससे उसका मन थोड़ा गर्म हो गया। धड़ाम! उसी पल एक बड़ा अजगर जो अपनी पीठ पर 2 पंखों के साथ था, अचानक उनके सामने जमीन पर आ गिरा। यह अजगर उस महाअजगर राजा से भी बड़ा था जिसे आरव ने उस दिन मारा था। उसका पूरा शरीर गहरा काला था और उस पर लोहे जैसे काले तराजू थे। साथ ही उसकी पीठ पर काले पंख थे। यह अजगर आरव और अन्य लोगों पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह केवल उनके रास्ते में खड़ा हुआ था और उसकी विशाल आंखें उन पर क्रोध से चमक रही थीं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। यह 8वीं श्रेणी का जुड़वा पंखों वाला अजगर है। सब लोग सावधान हो जाओ, मांजित की गंभीर आवाज गूंजी, उसके शरीर से गूढ़ ऊर्जा फूट पड़ी। साथ ही सोनू और नीरव तुरंत अलग अलग दिशाओं में कुछ मीटर दूर हट गए और उस अजगर को सतर्कता से देखने लगे। आरव के पास खड़ी मीना ने तुरंत अपने कंधे से धनुष उतारा, उस पर तीर चढ़ाया और उसे जुड़वा पंखों वाले अजगर की ओर निशाना साधते हुए तान दिया।
मांजित इसे मार डालते हैं। इस अजगर का भीतरी कोर कम से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगा और इसकी खाल भी कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगी। क्या ख्याल है? इस बीच सोनू की आंखों में लालच की चमक थी और उसने धीरे से पूछा। मांजित की आंखों में भी लालच की एक झलक दिखाई दी और थोड़े संकोच के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, हम तीनों 3 दिशाओं से एक साथ हमला करेंगे। मीना, तुम धनुष से हमारी सहायता करना। हमला करो। उसके इतना कहते ही मांजित, नीरव और सोनू एक साथ जुड़वा पंखों वाले अजगर की ओर लपके, क्योंकि अकेले रहने वाला कोई अंधकार राक्षस उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। मीना वहीं खड़ी रही, उसका ध्यान पूरी तरह से अजगर पर टिका था, लेकिन उसने अभी तक तीर नहीं छोड़ा। वह किसी सही अवसर का इंतजार कर रही थी, किसी घातक मौके का, क्योंकि सामान्य तीर उस अजगर की मजबूत रक्षा को भेद नहीं सकते थे। उनका मूल लक्ष्य 6ठी या 7वीं श्रेणी के अंधकार राक्षसों को मारना था, क्योंकि वे उन्हें संभाल सकते थे। लेकिन 8वीं श्रेणी के राक्षस से आमतौर पर वे भाग जाया करते थे, क्योंकि उनकी रक्षा क्षमता बेहद मजबूत होती थी और वे अक्सर झुंड में आते थे। लेकिन अब एक अकेला 8वीं श्रेणी का राक्षस सामने था और वे लालच में आ गए थे। जब उसने उन्हें अपनी ओर आते देखा तो अजगर क्रोधित होता दिखाई दिया। उसकी हरी आंखों में क्रोध उभर आया और उसके पंख जोर से जमीन की ओर फड़फड़ाए। एक तेज हवा का तूफान उठा और मांजित के नेतृत्व में तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी तलवारों में गूढ़ ऊर्जा भर दी और उस तूफान को काटने लगे। कुछ ही पलों में उन्होंने उस हवा को चीर दिया और अजगर के करीब पहुंच गए। वे बहुत अनुभवी लग रहे थे। उन्होंने सीधे सामना नहीं किया, बल्कि बार बार अजगर की पूंछ और उसके मुंह से निकलते विष को चकमा देते रहे। साथ ही हर बार जब अजगर उन पर झपटता, एक गूढ़ ऊर्जा से युक्त तीर हवा चीरता हुआ आता, जिससे अजगर को पीछे हटना पड़ता। इस प्रकार वे चारों अजगर से बराबरी से लड़ रहे थे। यह सब देखते हुए आरव ने मन ही मन सिर हिलाया। उनका तालमेल अच्छा था, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता बेहद कमजोर थी। तीनों लगातार अजगर के चारों ओर घूमते रहे, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। और यदि अजगर की एक भी मार किसी पर पड़ती तो वह व्यक्ति या तो मर जाता या फिर बुरी तरह घायल हो जाता। और जब उनमें से एक भी घायल हो जाता, बाकी दोनों भी संकट में आ जाते। इन तीनों की तुलना में आरव को यह साफ समझ में आया कि वह कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उसने उस दिन 6ठी श्रेणी के महाअजगर राजा को अपने घूंसों से ही मार गिराया था। यह नहीं चलेगा। इस अजगर की रक्षा क्षमता बहुत अधिक है। हम तीनों इससे नहीं निपट सकते। सोनू के मन में यह विचार आया जब उसने देखा कि उसकी तलवार उस अजगर की खाल पर केवल चिंगारियां निकाल रही थी। यह सोच सिर्फ सोनू की नहीं थी, मांजित और नीरव के मन में भी वही विचार आ रहा था। शुरुआत में उन्हें लगा था कि वे चारों मिलकर 8वीं श्रेणी के राक्षस को हरा देंगे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि वे उसकी रक्षा को तोड़ भी नहीं पा रहे हैं। लगता है भाड़े का सिपाही बनना इतना आसान नहीं, आरव ने धीमे स्वर में कहा, और जैसे ही वह उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था, अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। सोनू जो दाईं ओर से हमला कर रहा था, उसने मौका देखकर अचानक लड़ाई से पीछे हट गया। वह इतनी तेजी से भागा कि कुछ ही क्षणों में वह सरपवन में गायब हो गया। कितना नीच है। सोनू के इस पलायन से बाकी तीनों बेहद गुस्से में आ गए। मीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सोनू पर तीर चलाने की सोची, लेकिन जैसे ही देखा कि अजगर मांजित पर बुरी तरह झपट पड़ा है, उसने यह विचार त्याग दिया और तुरंत कई तीरों की वर्षा कर दी। आरव ने यह सब देखा और सिर हिलाया। वह पहले सोचता था कि सोनू बस थोड़ा घमंडी है, पर अब समझ आया कि वह कायर और डरपोक भी है।
जो अपने साथियों को छोड़कर जान बचाने के लिए भाग गया। सोनू के भागने से दाईं ओर का दबाव अब मांजित और नीरव पर आ गया, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी पीछे हटता तो दूसरा निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता। आरव, तुरंत भाग जाओ, मीना ने पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाया, फिर दोबारा तीर चलाने में लग गई। वह खुद नहीं भाग सकती थी, क्योंकि यदि वह पीछे हटती तो मांजित और नीरव तुरंत मारे जाते। मीना की यह बात सुनकर आरव का मन भावुक हो उठा। ऐसे समय में भी यह स्त्री उसकी चिंता कर रही थी। आरव ने अपनी काली लोहे की तलवार कसकर पकड़ ली और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, एक और अप्रत्याशित घटना हुई। मीना का एक तीर सीधा जाकर अजगर की दाहिनी आंख में घुस गया। इस भयंकर दर्द से अजगर पागल हो गया और उसका विशाल शरीर जमीन पर तड़पने लगा। अब उसने मांजित और नीरव की परवाह छोड़ दी और उसके विशाल पंखों ने एक जबरदस्त आंधी उत्पन्न की और वह बिजली की गति से मीना की ओर झपटा। जब मीना ने देखा कि अजगर उस पर झपट पड़ा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अजगर इतनी तेजी से आ रहा था कि कुछ ही सांसों में उसके सामने आ गया और अपना खूनी मुंह खोलकर उसे निगलने के लिए झपटा। नहीं, मांजित ने यह देखकर दहाड़ मारी और पागलों की तरह उस अजगर की ओर दौड़ा। जैसे ही मीना स्तब्ध रह गई थी, आरव की आकृति झलककर मीना के सामने प्रकट हो गई। क्षण, डार्क आयरन तलवार ने अपनी म्यान छोड़ी और तुरंत सामने पड़े दो पंखों वाले महाअजगर पर तेजी से वार किया। एक सुनहरा गूढ़ ऊर्जा का प्रवाह तलवार की नोक से जोरदार तरीके से निकल पड़ा और सीधा दो पंखों वाले महाअजगर के सिर पर जा लगा। धड़ाम! अब उस दो पंखों वाले महाअजगर के अत्यंत कठोर शल्क भी किसी सड़ेगले लकड़ी जैसे टूट गए और वो सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के एक ही वार से दो टुकड़ों में बंट गया। अजगर का विशाल शरीर जमीन पर गिरा और धूल का गुबार उठ गया। यह दृश्य देखकर दोनों मांजित और नीरव, जो किनारे से दौड़कर आ रहे थे, वहीं ठिठक गए। दोनों टकटकी लगाए सामने पड़े 8वीं श्रेणी के दो पंखों वाले महाअजगर को देखते रह गए, जिसे आरव ने एक वार में काट डाला था। फिर वे आरव की ओर देखने लगे, जो तलवार लिए खड़ा था। वे काफी देर तक सदमे में डूबे रह गए। मीना, जो आरव के पीछे थी, सबसे पहले अपने होश में आई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब वह आरव के पतले से दिखने वाले शरीर की ओर देख रही थी। अभी अभी जो हुआ वह बहुत ही चौंका देने वाला था। असल में न केवल मीना और बाकी लोग हैरान थे, बल्कि आरव खुद भी थोड़ा हैरान था। उसे पता था कि उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है। आखिरकार वह हल्की सुनहरी अवस्था में रहते हुए भी 8वीं श्रेणी के जंगली जानवर की रक्षा को तोड़ने में सक्षम थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यही गूढ़ ऊर्जा इतनी भयंकर हो जाएगी कि दो पंखों वाले महाअजगर को एक वार में दो टुकड़ों में काट डालेगी। थोड़ा विचार करने के बाद आरव को इसका कारण भी समझ में आ गया। यह निस्संदेह है कि उसके शरीर की गूढ़ ऊर्जा के रूपांतरण के बाद उसमें शक्ति बढ़ी है, लेकिन असली कमाल एनर्जी स्प्लिट स्वॉर्ड तकनीक का था, जिसकी वजह से दो पंखों वाले महाअजगर को एक ही वार में दो हिस्सों में बंट दिया। अगर वह सामान्य तरीके से हमला करता तो भले ही वह दो पंखों वाले महाअजगर की रक्षा को भेद भी लेता, लेकिन इतना भयंकर असर कभी नहीं होता। भाई आरव, क्या आप तलवार संप्रदाय के शिष्य हो? इतने में मांजित और नीरव आरव के पास आ गए। मांजित मुस्कुराया और बोला। अभी अभी का वह दृश्य सचमुच बहुत चौंकाने वाला था। वे चारों मृत्युलोक के 9वें स्तर पर होने के बावजूद दो पंखों वाले महाअजगर की रक्षा नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन 7वें स्तर का यह युवक उसके सामने महाअजगर को एक ही वार में काट दिया। यह बात उनकी आत्मविश्वास को बहुत बड़ी चोट थी। आरव ने डार्क आयरन तलवार को म्यान में रखा और शांत स्वर में सिर हिलाकर कहा, मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ।
अभी तक तो नहीं, उसे उन दोनों मर्दों मांजित नीरव की बात पसंद नहीं आई थी। जब उसने पहले बताया था कि वो मृत्युलोक के 7वें स्तर पर है, तब मांजित का बर्ताव सोनू जितना खराब तो नहीं था, मगर उसकी बेरुखी साफ झलक रही थी। मांजित को आरव का ठंडा रवैया देखकर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसे एहसास था कि पहले उसके और सोनू के बर्ताव से आरव पर गलत प्रभाव पड़ा था और वह आरव से मित्रता का मौका गवा बैठा। मांजित ने खिन्न होकर सांस ली, फिर जमीन पर गिरे 2 पंखों वाले महाअजगर की ओर देखकर बोला, भाई आरव, यह 2 पंखों वाला महाअजगर 2 पंखों वाले महाअजगर को आरव ने मारा था, तो वास्तव में वही उसका स्वामी था। वे तो महज आरव को युद्ध के बाद मैदान साफ करने के लिए बुलाए थे और उसे अपने दल में शामिल भी नहीं किया था, इसलिए कोई हिस्सेदारी की शर्त नहीं थी। आरव ने 2 पंखों वाले महाअजगर की ओर देखा और गंभीरता से बोला, अगर इसमें आंतरिक कोर हो तो वह मुझे दे देना, बाकी सब तुम तीनों ले लो। उसे फिलहाल धन की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ आंतरिक कोर देखने की जिज्ञासा थी। मांजित आरव की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव केवल आंतरिक कोर ही लेगा। बाकी तीनों के लिए ये बड़ा फायदा था, क्योंकि 2 पंखों वाले महाअजगर की खाल भी बहुत कीमती थी। आरव की बात के बाद तीनों ने उसे धन्यवाद दिया और मांजित और नीरव ट्विन विंग पायथन को काटने लगे। आरव ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि मीना की ओर मुड़ा। उसे मीना बहुत पसंद आई थी, हंसमुख और दोस्ताना स्वभाव वाली। वह धीरे धीरे चलकर उसके पास गया। जब उसने देखा कि मीना उसे अजीब तरह से देख रही है, तो उसने अपनी नाक खुजलाते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मीना ने अपनी नजरें हटा लीं और हल्के से हंसते हुए बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो। गलती मेरी थी जो पहले बेवजह टोकती रही। उसने याद किया कि वो बार बार आरव को अपने पास बने रहने का आदेश दे रही थी और उसे अपनी झेंप महसूस होने लगी। मैं तो प्रहार करने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोका, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आरव ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। मीना का चेहरा और भी लाल पड़ गया। उसने झेंपते हुए आरव की ओर देखा और सोचने लगी, मुझे क्या हो गया है, क्यों मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। अचानक वह और ज्यादा शर्माई हुई महसूस हुई, लेकिन कुछ देर बाद मन ही मन सिर हिलाया। जब आरव ने देखा कि मीना का चेहरा सुर्ख हो गया है और वो शर्मा रही है, तो उसका दिल भी एक पल के लिए जोर से धड़का। मीना अब तक की सबसे सुंदर महिला थी जिसे उसने देखा था। खूबसूरत चेहरा, पतला शरीर और वो भरा पूरा सीना, जिसे वह पशुचमड़ी की पोशाक के नीचे पूरी तरह भरा हुआ देख सकता था। आरव की नजर मीना की खुली कमर पर गई। शायद क्योंकि वह साल भर डार्क बीस्ट का शिकार करती रहती है, उसकी त्वचा आम स्त्री की तरह एकदम सफेद नहीं थी, बल्कि उसमें हल्का क्रीम रंग था। असली आकर्षण उसकी कमर थी, बिल्कुल सपाट, बिना किसी चर्बी के, और देखने से ही लगता बिल्कुल मुलायम होगी। खूबसूरत और आकर्षक चेहरा, पतला बदन, भरी छातियां, पतली कमर और उसके ऊपर वह पशुचमड़ी की पोशाक, मीना पूरे शरीर से परिपक्वता और वीरता से भरी थी। आरव ने पहले कभी जी भरकर उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी उदारता ने आरव के दिल में उसके प्रति मित्रता उत्पन्न कर दी थी। अब उसका ध्यान जब उसकी सुंदरता पर गया, तो उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच आकर्षक है। जब मीना ने देखा कि आरव उसे देख रहा है, तो वह थोड़ा असहज हो गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या बड़ी बहन मीना सुंदर है? आरव, जो उसकी सुंदरता निहार रहा था, ने अनायास सिर हिलाया, फिर अचानक कुछ सोचकर उसके चेहरे पर झिझक आ गई। वह कुछ कहने ही वाला था कि मांजित और नीरव उसके पास आ गए और मांजित ने एक छोटी सी सफेद मोती जैसी वस्तु आरव को देते हुए कहा, भाई आरव, यह 2 पंखों वाले महाअजगर का आंतरिक कोर है। आरव ने उसे लेकर गौर से देखा।
वह बेहद छोटा और पूरी तरह सफेद था। उसमें से ऊर्जा की आभा निकल रही थी। इस आंतरिक कोर का क्या उपयोग है? आरव ने पूछा। मांजित बोला, आंतरिक कोर के कई उपयोग हैं। इनसे औषधि बनाई जाती है, जानवरों को खिलाया जाता है। परंतु सबसे बड़ा उपयोग ये है कि इन्हें खजाने में जड़ा जा सकता है, बशर्ते कोई आत्मतंत्री उनमें तंत्र रेखा उकेर दे। आरव यह सुनकर दंग रह गया। उसने मोती को कपड़ों में छिपा लिया। फिर वह बोला, तुम लोग महामाया पर्वत क्षेत्र में शिकार करते हो तो इलाका पहचानते ही होगे। मांजित ने सिर हिलाकर कहा, हम लोग इस 500 किलोमीटर के इलाके से परिचित हैं, पर इससे आगे के बारे में नहीं जानते। वहाँ बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, मसलन बीस्ट किंग या उससे भी ऊंचे स्तर के। बीस्ट किंग? यह सुनकर आरव का चेहरा गंभीर हो गया। एक बीस्ट किंग इंसानों के पहले दिव्य स्तर के बराबर होता है, बल्कि उससे भी शक्तिशाली। काफी देर चुप रहने के बाद आरव ने पूछा, हम सरपवन से कब निकलेंगे? आरव पहले से ही तय कर चुका था कि अब वो किसी ताकतवर जानवर से ही लड़ाई करेगा ताकि उसकी शक्ति बढ़ सके। मांजित ने ऊपर देखकर समय का अंदाजा लगाया, फिर बोला, हम कल ही सरपवन से निकल सकते हैं, आज रात हमें यहीं रुकना होगा। सरपवन में रात बिताना? आरव चौंका, यहाँ इतने सारे सांप हैं, क्या यह सुरक्षित है? मूर्ख, मीना ने आंखें घुमाकर कहा, यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि रात में चांदनी भी नीचे नहीं आ पाती। इसीलिए रात में बेतहाशा घूमना ज्यादा खतरनाक है। आरव को पहली बार मूर्ख कहे जाने का झेंप महसूस हुई। असल में यह उसका पहला बाहर का अभ्यास था, इसलिए वो इन बातों में बाकी लोगों जितना अनुभवी नहीं था। मीना उसकी झेंप देखकर ठहाका मारकर हंस पड़ी। अब वह समझ गई थी, आरव भले ही ताकतवर हो, लेकिन उसे यात्रा और शिकार की दुनिया का कोई अनुभव नहीं है। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।